So next topic is permutation and combination, and this is one of the important topic of the 11th class. शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, PNC, राइट। और इस चैप्टर पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे 12th कैलकुलस कर हम कंसीडर करते हैं तो कैलकुलस में इंडेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड होता है डेफिनेट इंटीग्रल, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल कम आता है लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा आता है। सिमिलरली पीएनसी आपको कम पूछा आएगा लेकिन इसके बेसिस पे जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो आपसे ज्यादा पूछा आएगा, ठीक है। सो अगर आप एक्सरसाइज 3 जेईई एडवांस का कंसीडर करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पीएनसी। पीएनसी जब तक आप नहीं समझेंगे ना आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी जो है बोर्ड का चैप्टर भी है 12th एनसीईआरटी, और उसके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए, समहाउ अगर कभी कभार 1 क्वेश्चन भी आए तो ठीक है। पीएनसी जो है इसमें कोई फॉर्मूले का रोल नहीं है, इसमें 2 या 3 सिंबल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बच्चा कोशिश करता है कि सारा के सारा जो पीएनसी के क्वेश्चन है ना हम लोग उससे बना लें। पीएनसी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम डिमांडिंग है। आप इसको जब टाइम देंगे तो ही ये बनेंगे आपसे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, राइट। सो देखिए, एक तो क्या होता है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, ये लोग हम लोग बाइनोमियल में पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट वन इज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, so this is written as factorial n or the n factorial. So this is the product of first n natural number, n natural numbers. Factorial n is the product of first n natural numbers. That means factorial n is 1 2 3 up to n. This is the continuous product of natural numbers starting from 1. सेकेंड वन इज द एनसीआर। 3 सिंबल्स मैं आपको बताऊंगी, देखो, एन फैक्टोरियल, एनसीआर, एनपीआर। ज्योमेट्रिकली एप्लीकेशन जो पार्ट है वो मैंने थोड़ा बहुत बाइनोमियल में आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, लेकिन फिर मैं आज इसको रिवाइज करती हूं। एनसीआर, ये सी का मतलब क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। द मीनिंग ऑफ दिस सी इज द कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन का सिंपली भाषा में मतलब क्या होता है, सेलेक्शन, किसी चीज को चूज करना, चुनाव करना, सेलेक्ट करना। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। एनसीआर इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट things. That means NCR is not applicable for the similar things. NCR is applicable for the distinct or the different object या thing, ठीक है। जहां N क्या है, total objects, total things। R कौन है, selected things, कितनी लेनी है। देखो इसको लिखने का तरीका, ये अपर सबस्क्रिप्ट, ये लोअर सबस्क्रिप्ट, ये मिडल सबस्क्रिप्ट, एन यानी टोटल, सी मतलब सेलेक्ट कर लो कितनी, आर। लिखने वाले ने जब फर्स्ट टाइम लिखा होगा तो बड़ा दिमाग लगाया होगा, हाँ। एन टोटल, सी सेलेक्ट कर लो टोटल में से कितनी, आर। सो आर, दिस फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर द होल नंबर्स, राइट। और फैक्टोरियल 0 कॉन्ट्राडिक्शन होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 इज 1। तो प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें और आप 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिफाइंड वो 0 के लिए भी है। क्यों, क्योंकि जब आप टोटल चीजों में से कुछ भी चूज नहीं करते हैं तो भी उसको नहीं चूज करने का पीएनसी में तरीका 1 माना जाता है। Like there are the 4 girls and you want to choose all the 4, तो भी एक तरीका है, सारी की सारी ले लो। और अगर उनमें से एक भी सेलेक्ट नहीं करना है तो उसका भी एक तरीका है, मतलब 0 वेज कभी भी नहीं होते। यानी नंबर ऑफ वेज जो होता है, एनसीआर इटसेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर को। एंड ऑब्वियसली अगर टोटल चीजें ही आपके पास n है तो r कितना होगा,
0 मिनिमम आप एक भी ना लो, एक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अप टू कितना n। सो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ठीक है, सपोज यू हैव, जैसे 5 का ले लेते हैं, 5 आपके पास थिंग्स है, डिस्टिंक्ट थिंग्स है, थिंग्स है, ठीक है, कौन? A B C D E। 5 में से एक भी नहीं लेना, 5C0। अच्छा ये NCR है ना, इन सब पे काम हम लोग बीपी में करके आते हैं, तो ये NCR का फॉर्मूला होता है, NCR इज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। एंड आपको पता होना चाहिए NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, यानी NC0 देखो टोटल n में से एक भी नहीं लेना, 1, NC0 इज 1 और NCN इज ऑल्सो 1। पूरे में से पूरा ले लो एंड पूरे में से एक भी ना लो, पूरा छोड़ दो या पूरा ले लो, एक ही तरीका है, एक ले लो, है ना। 5 में से एक भी ना लेना, 5 में से पांचों लेना, कितना? एक तरीका, 1 वे। उठा लो पूरा, छोड़ दो, हाँ। 5C1 दिस इज द नंबर ऑफ वेज, यानी जो वेज हैं उनको एप्लीकेशन वाइज हमने क्या है, एक सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। और जितना भी कुछ आप फिजिक्स में एप्लीकेशन पार्ट करते हैं उसको मैथ्स के फॉर्म में या मैथ्स की इक्वेशन में या मैथ्स के फॉर्मूलों में या एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना ही मैथ्स कहलाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 20 में से 2 चूज करने का तरीका या 10 में से 2 चूज करने का तरीका है ना, 5 में से 2 चूज करने का तरीका, तो आप दिमाग ही लगाते रहोगे। और अगर आपको 5C2 का फॉर्मूला आता है तो आप फटाफट बता दोगे कितना होता है, 10, है ना। तो 5 में से एक लेने का तरीका 5 कैसे, सुनो, A ले लें, B ले लें, C ले लें, D ले लें, E ले लें। मेरी बात सुनो, जो जो बच्चे इनको पढ़ के बैठे ना उनको ये बहुत इजी लग रहा है। आप है ना जब तक इन फॉर्मुलों में अपना दिमाग लगाते रहोगे ना, आपके पास पीएनसी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको ना एनालाइज करना है। जैसे ना मैं किसी बच्चे से पूछूं कि 5C1, बताए अरे मैडम 5 होता है ना, आप क्यों इतना जो है हेडेक ले रहे हो, 5C1 इज सिंपली 5, मैं बाइनोमियल बना के बैठा हूं, आप मेरा स्टैंडर्ड देखो, आप इतनी सिंपल सी बात मेरे से पूछ रहे हो। तो आपको ना 5C1 का वैल्यू आपने मैथमेटिकली बताया मुझे, मैं आपसे ना एप्लीकेशन वाइज जानना चाह रही हूँ। 5C1 का मतलब है 5, आपके दिमाग में तुरंत आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे क्या जाना, मैं आपके दिमाग में ये डेवलप करना चाहती हूँ कि 5C1 का मतलब ABCDE। आप कोई भी आंसर जो निकालते हैं तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। 5C, अरे ये तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर देगा कि 5C1 5 होता है, इस फॉर्मूले से निकाल दिया आपने, कौन सा महान काम किया। 5C1 का मतलब 5 कैसे हुआ, A ले लो या फिर B ले लो या C या D या E, 5 तरीके हैं, ये 5 वेज हैं, ये इस तरह से दिमाग में आना है आपके पास। 3 चीजें हैं आपके पास, यहाँ 3 सिंबल है, फैक्टोरियल, NCR, NPR, इनसे पीएनसी नहीं बननी, आपको दिमाग लगाना। ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको इन सिंबल्स को यूज करना है, बाकी सारा काम तो दिमाग पे चलेगा। नाउ इफ यू वांट टू चूज 2 थिंग्स आउट ऑफ 5, 5C2, ये कितना होता है 10। कैसे, सुनिए, A का B के साथ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यू जस्ट सेलेक्ट द 2 थिंग्स आउट ऑफ 5, है ना। इट डजंट मैटर यू टेक एज ए AB और द BA, both are same in selection. So A का B के साथ, इसका मतलब क्या है, सुनो मैं आपको काउंट करके बताऊंगी। एंड दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। जब आप पूरा बिखेर करके लिख देते हो ना, 5 केसेस आपने लिख दिए तो इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ना 5C2 10 आता है, ठीक है। कैसे, ये देखो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैं फटाफट लिखूंगी यहाँ पे। NC0 NCN, इसका वैल्यू NCN1, ठीक है। ये सब बाइनोमियल पढ़ते, रिवाइज कर देते हो। NC1 NCN-1, दिस इज इक्वल्स टू N। NC2 NCN-2, है ना, दिस इज इक्वल्स टू N इंटू N-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। NC3, ये कितना होता है आपका, N इंटू N-1 N-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। एंड सिमिलरली NCR इज N इंटू N-1 N-2, ठीक है। लास्ट में आता है N-R-1 अपॉन फैक्टोरियल R। तो अगर आपको NCR के साथ कैलकुलेशन सीखनी है तो आप पहले थोड़ा बाइनोमियल जाने ना। 5C2 इज 10, ज्यादा इनका रोल है ही नहीं, आप हेडेक मत लें।
पीएनसी अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है। जितना थोड़ा सा ये यूज आता है ना उतना बच्चा पीएनसी के थ्रू भी सीख जाता है। ठीक है, 5C to 10 इसका मतलब है, देखिए ए का बी के साथ, ए को फिक्स करने, ए सी, ए डी, ए ई, देन बी सी, बी डी, बी डी, बी ई, देन सी डी, सी ई, और फिर कौन आएगा लास्ट में, डी ई। तो 4, 8 and 2 10। अगेन 5C3, 5C3 इज इक्वल टू 5C2। तो जितने 5 में से 3 निकालने के वेज हैं उतने ही 2 लेने के तरीके हैं। 5C4 अगेन 5C1, जितना 5 में से 1 लेने का तरीका है उतना ही 4 लेने का तरीका है। और 5C5 and 5C0 बोथ आर सिंपल। सो NCR is simply number of the ways of selecting R things out of the N things, or these NCR is applicable, this formula is applicable only for the distinct terms, है ना, right? If you have 5 identical mangoes, identical मतलब 4-5 आपके पास मैंगोज है ना, ऑल द 5 मैंगोज आर द सिमिलर टाइप, सारे के सारे 5 मैंगो है, 5 चौक है मेरे पास, ये इस तरह के 5 चौक है, सबका कलर एक जैसा है, आइडेंटिकल है, 5 ऐसी चीजें हैं, तो उनमें एनसीआर नहीं लिखता। आइडेंटिकल चीजों में से 0 लेने का तरीका 1, 1 लेने का तरीका भी 1 होता है, सिमिलर टाइप में एनसीआर उतने से ही डिवाइड हो जाता है। सो एनसीआर डिस्टिंक्ट के लिए लगेगा। सी का मतलब समझ आ गया, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। मैथ्स अपनी भी एक लैंग्वेज देता है, सिंपली हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, जैसे हिंदी में कुछ और बोलते हैं, गुजराती में कुछ और बोलते हैं, पंजाबियों में कुछ और बोलते हैं, वैसे मैथ्स में इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नाउ सेकंड वर्ड इज द एनपीआर, एनपीआर है ना। पी का मतलब, पी मीन्स परमुटेशन, एंड परमुटेशन मतलब पढ़ के बैठे हैं ना कुछ बच्चे, बोलिए। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, नहीं नॉट ओनली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन दोनों इंक्लूड है इसमें। अरेंजमेंट करेंगे कैसे, कद्दू, जब आपके पास सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो जब आपने कोई सिलेक्ट ही नहीं किया तो अरेंज करेंगे किसको, वो 5 लड़कियां खड़ी है सामने, अरेंज कर दो, अरे पहले सेलेक्ट करोगे तभी तो अरेंज करोगे ना। तो अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन दोनों इंक्लूड है इसमें। आप 3 सिंबल पढ़ते हैं, इनका फिजिकल मतलब समझिए कि ये लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल आपने मैथमेटिकली क्या समझा, फैक्टोरियल का मतलब कि फैक्टोरियल का मतलब है स्टार्टिंग के जो n नेचुरल नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने समझा। एनसीआर ये फॉर्मूला होता है मैडम, एनपीआर आप लिख दो तो हम पता लगा लेंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस आर। अब सुनो इसको ऐसे लिखिए, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। किससे डिवाइड किया आपने, r फैक्टोरियल से। So NPR is equal to NCR factorial R। तो NCR सिलेक्शन, फैक्टोरियल R उनका अरेंजमेंट, तो NPR is included सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अब सुनो, पीएनसी ना अपने आप में बेकार चैप्टर है, डरा नहीं रही, बता रही हूं, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, दूसरा थोड़ा रिलैक्स होके बैठना पड़ेगा। आपका जो दिमाग नोट करने में लगा रहता है ना, वो उससे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है, आंसर 1-2 शब्दों में या ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाइन में आते हैं। कैलकुलेशन ना के बराबर है, आधा घंटा सोचने के बाद एक आंसर आएगा, ठीक है। आपको लिखने का काम नहीं है, इसलिए आप अपना सारा टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में और समझने में लगाएं, ठीक है। अब बच्चा ना मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहता है कि मैं कब तो एनसीआर लगाऊं, कब मैं एनपीआर लगाऊं। तो मैं आपको बताती हूँ, एनपीआर आपको कभी भी यूज करना ही नहीं। मैडम 1-8% देखो फॉर्मूला आपने लिखा है, कभी कभार जैसे शनिवार का मेरा व्रत हो तो मैं थोड़ा कर लूं, नहीं है ना। मतलब एनपीआर है ना, आपको यूज ही नहीं करना है। आपने बाइनोमियल में बीटी में एनपीआर यूज किया क्या, मुझे बताओ। आपने क्या यूज किया, एनसीआर विच इज कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट आल्सो इन दैट चैप्टर। और क्या यूज किया आपने, फैक्टोरियल, क्योंकि एनसीआर तो पूरा बनता ही किससे, फैक्टोरियल। आपको एनपीआर ये वर्ड यूज ही नहीं करना, ये यूज नहीं करना, ये यूज करना है। अगर मैं आपको बोलूं 5p2 निकालो, तो 5p2 ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, 5c2 इंटू फैक्टोरियल 2। जो चीज हमें परेशान करें उसको किक आउट कर दो, ये हमें डिस्टर्ब करेगी, आप हमेशा उलझे रहोगे, कब एनसीआर कब एनपीआर, इसको भगा दो। एनसीआर फैक्टोरियल आर, यानी मुझे देखो इन 5 में से 2 लड़कियां ये चूज कर ली मैंने,
और मुझे 5p2 लिखना है, यानी अरेंजमेंट ऑफ 2 गर्ल्स। तो क्या करेंगे आप लोग, कितने तरीके से अरेंज करेंगे, पहले सेलेक्ट कितने तरीके करेंगे 5c2, और 2 लड़कियां सपोज मेरे पास एट ए टाइम क्या आ गई A और B, सीता गीता। तो इसको अरेंज करने का तरीका ये सीता, ये गीता और गीता और सीता, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2। कहां जरूरत पड़ी आपको 5pr की? मैंने बहुत हजारों लाखों क्वेश्चन बनाए, मतलब अब तक तो बना ही लिए होंगे, इतने साल हो गए पढ़ाते हो, लेकिन मैंने PR NPR कभी भी यूज नहीं किया। मतलब जहां लेफ्ट हैंड साइड यूज ना करके आप ये, समटाइम्स कर वो क्वेश्चन में मतलब आंसर को जो है P के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो ठीक है हम जान तो रहे ही है ना कि ये होता है, हम कहा कह रहे हैं कि इसको जानने की जरूरत, जान लो ये होता है, यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपका ये कंफ्यूजन ही रहेगा। आप बाइनोमियल में ओनली क्या यूज करते हो, NCR एंड फैक्टोरियल, सो ओनली यूज दीज 2 सिंबल्स। यानी आपको 5 में से 2 लड़कियां अरेंज करनी है, तो सेलेक्ट कर लो, अरेंज कर लो। सेलेक्ट करने का तरीका 10 वेज, अरेंज करने का तरीका 2 तरीके हैं, आइदर लिखो AB और द B। द फ्रंट व्यू ऑफ द सीता गीता एंड गीता सीता डिफरेंट है, इन 2 लड़कियों को इंटरचेंज कर दो, इनका एक ये जो है देखो, इनको देखो आप फ्रंट से, है ना तो उधर रेड नजर आ रहा है, इधर कुछ और कलर, पता नहीं आजकल कलर भी कैसे होते हैं, और अगर आप चेंज कर दोगे तो आपको अलग व्यू नजर आएगा। तो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट है ये, है ना, इसीलिए क्यों है, क्योंकि आप डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हो ना, सिमिलर आप ले ही नहीं रहे हो, लास्ट में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम आइडेंटिकल चीजों के लिए। तो ये NCR NPR और फैक्टोरियल है, NPR आप यूज नहीं करेंगे, समझ आ गया। सिलेक्शन में अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, आइदर यू सेलेक्ट A और B और द B, और पहले सीता ले लो बाद में गीता ले लो, या गीता सीता ले लो, भैया कोई फर्क पड़ता नहीं है, अरेंजमेंट में मैटर होता है। लैंग्वेज को रीड करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओनली यू हैव टू सिलेक्शन डन और द आपको अरेंजमेंट भी करना है, ये डिपेंड्स करता है आप लैंग्वेज से, है ना। अब सुनिए, अब इसमें क्या होता है, ये जो वेज आते हैं देखिए, ये क्या है NCR नंबर ऑफ वेज, ये कौन है NPR इज द नंबर ऑफ वेज of selecting and or नहीं and arranging are things out of and distinct things, ये है ये, ठीक है। अब ये जो वेज आ रहे हैं ना, हम बार बार लिख रहे हैं वेज वेज, हमेशा इतने सुंदर थोड़ा ना आते हैं कि 5c2 10, 4c2 6, 6c2 15, इतने सुंदर थोड़ा आते हैं, कई बार बहुत सारे आते हैं, तो इनको काउंट करने के वेज होते हैं। तो हम लिखते हैं फंडामेंटल मेथड्स ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल मेथड्स ऑफ काउंटिंग, है ना। सो आप ये नोट कर लें, फिर आपको लिखाते हैं। permutations and combination, यानी selection and arrangement. So last time we start the 3 factors factorial and NCR और NPR, ये 3 टर्म्स मैंने आपको बताया और उनका फिजिकल मीनिंग बताया, ठीक है। अब जब भी आपको क्या है वेज कैलकुलेट करना है, तो आप हर बार तो इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो वेज होते हैं, वेज क्या, जैसे NCR इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ द एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। सिमिलरली NPR डिनोट्स द सिलेक्शन एंड द अरेंजमेंट्स। तो ये वेज रिप्रेजेंट करता है, वेज आर ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, मिनिमम वे आपको कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा। तो इन वेज को काउंट करने के भी 2 प्रिंसिपल होते हैं, तो आप लिखिए फंडामेंटल principles of counting, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले लिखिए आप मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। है ना, तो इसका डेफिनेशन मैंने आपको लिखाती हूं, लिखें if there are the 2 jobs, if there are the 2 jobs
there are 2 jobs and any one of them is completed by m ways. If there are 2 jobs, आपको 2 टास्क करने हैं, लिख लो फिर आपको समझाती हूँ, क्योंकि पीएनसी में ना ज्यादा लिखने का होता नहीं, आपको सिर्फ समझना ही. If there are the 2 jobs and any one of them is completed by m ways, and when it has been completed, any one of the m ways, then in succession second job can be completed. In succession second job can be completed by any one of the n ways. Then the total task can be completed, ऐसे लिखिए, the task can be completed by the total m into n ways. क्या हुआ, छूट गया. If there are the 2 jobs and any one of them is completed by m ways, and when it has been completed by any one of m ways, then second job in succession is completed by n ways. Then the job can be completed by the total m into n ways. देखो ये तो लिख लिया, ठीक है आपने. अब आप समझिए, सपोज किसी एक काम को करने के 2 तरीके हैं, है ना. कोई भी एक काम है, उसको करने के टोटल जो है, पहले काम को करने का m तरीका है, m ways, and the second job is completed by n ways. और आपका टास्क कब कंप्लीट होता है, जब ये दोनों एक साथ किए जाते हैं. जब जॉब आपस में, जब टास्क आपस में डिपेंडेंट होते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं. यानी सेकंड जॉब तभी आपका कंप्लीट होगा जब पहला आपका हो चुका है बाय द m वेज. तो टोटल वेज कैसे लगाएंगे हम लोग, m into n. जब जॉब आपस में डिपेंडेंट नहीं करते, कोई भी टोटल जो टास्क है वो आपस में डिपेंडेंट नहीं करते, पहला वाला टास्क दूसरे वाले टास्क पे डिपेंड नहीं करता, तो हम क्या लगाते हैं, एडिशन रूल. देखिए इसको इस क्वेश्चन से समझिए. सपोज आप लोग क्या है, यहाँ पे मैं कोटा में हूं अभी, और कोटा से जयपुर जाने के 4 वेज हैं, ये 4 पाथ हैं. आइदर आप बस यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्कूटर से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, ठीक है, और बाय एयर. अब इसमें ऐसे दिमाग नहीं लगाना कि मैडम एयर फैसिलिटी कहाँ है ना, ये सब ऐसे दिमाग नहीं लगाना. एयर की जगह आप कार लिख लो, जो भी. आप कहाँ चले गए, जयपुर, और फिर आपको कहाँ जाना है, दिल्ली. इसका 5 रूट है, 1 2 3 4 5. तो आप ये दिल्ली पहुंच गए. नाउ वी वांट टू गो कोटा टू दिल्ली, वी वांट टू गो कोटा टू दिल्ली विया जयपुर. जयपुर के थ्रू जाना है मुझे, डायरेक्टली नहीं जाना. कोटा से मे बी डायरेक्टली आप दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन जाना नहीं है. अब आप समझो, कोटा से जयपुर जाने के कितने तरीके हैं, 4. अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ बस से जाना ही है, तो कितने तरीका है, 1. फिर मुझे ओनली स्कूटर से जाना है, 1 वे. ट्रेन यूज करना 1 तरीका, और एयर यूज करना, बाय एयर जाना 1. तो 1 + 1 + 1 + 1. सुनो, यदि आप बाय एयर जा रहे हैं और कोई और दूसरा पर्सन ट्रेन से जा रहा है, तो क्या ये दोनों केसेस आपस में डिपेंडेंट है, नहीं. आप अपना रूट पकड़ रहे हैं, आपके पैरेलल अगर मान लीजिए वहां पे रोड पे भी कोई चल रहा है, तो क्या उसका टास्क और आपका टास्क डिपेंडेंट है, नहीं. तो जो केसेस डिपेंडेंट नहीं होते उनमें हम एडिशन रूल लगाते हैं, और जो केसेस आपस में डिपेंडेंट होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल. क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और ये बहुत छोटा सा, मतलब बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ये बहुत इजीली समझ में आता है. क्वेश्चन इतने लेंदी और मतलब इतने कंसेप्चुअल होते हैं कि हम लोग इन चीजों में ना फंसे, हम इनको एक बार क्लियर करके साइड में डाल दें, है ना. तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा. डिपेंडेंट केसेस में आपको मल्टीप्लाई करना है, और एडिशन रूल में आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट केसेस हैं उसमें आपको ऐड करना है. अब आप इसी में क्या लिख लें, एडिशन रूल लिख लें. लिखें, इफ देयर आर 2 जॉब्स, एडिशन रूल, एडिशन रूल. इफ देयर आर 2 जॉब्स, one of them
One of them can be done by m ways. One of them can be done by m ways. And the second job performed independently. And the second job performed independently by n ways. By n ways. Then the total ways to perform this task is m plus n ways. Is m plus n. देखिए, सपोज सी कोई जॉब है, सी कोई टास्क है, इसमें समझिए मल्टीप्लिकेशन रूल में सी कोई टास्क है और उसको करने के दो तरीके हैं, ए और बी, है ना। और ये सी कब कंप्लीट होता है? जब आप ए और बी दोनों कर चुके होते हैं। इसमें क्या है, एक सी को करने के दो तरीके ए और बी, एडिशन रूल में। और ये सी कब कंप्लीट होता है? या तो आप ए कर लो या फिर आप बी कर लो, इनका आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस केस में इस सी को कंप्लीट करने के टोटल वेज कितने होते हैं? m इंटू एन। इसको करने के m वेज, इसको परफॉर्म करने के n वेज। तो टोटल वेज टू परफॉर्म द टास्क सी इज m बाई n वेज, राइट। और इसमें टोटल वेज कितना हो गया? m प्लस n। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप एग्जाम्पल से समझिए। इनमें क्या लगा रहे हैं आप? एडिशन रूल, क्योंकि ये आपस में डिपेंड नहीं करें। क्योंकि देखो, कोटा से जयपुर जाने का बाय द बस जाने का एक ही तरीका है। जब आप स्कूटर यूज करते हैं तो एक तरीका है, ट्रेन से एक, और एयर तो आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो फिर आपके पास 1 ही आता ना। लेकिन आप तो क्या कह रहे हैं कि कोटा से जयपुर जाने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। इसलिए आपने क्या लगाया? एडिशन रूल, क्योंकि ये आपस में डिपेंड नहीं करते। सिमिलरली जयपुर टू दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके, 5। फिर आप क्या लगा रहे हैं इनमें? एडिशन रूल। एंड आपको टास्क कम कंप्लीट होता है जब आपको कोटा से जयपुर जाके बैठ नहीं जाना है, जयपुर से फिर आपको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो टास्क आपका कब कंप्लीट होता है? जब आप कोटा से कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली। अब सुनिए, ये कोटा से जयपुर जाना और जयपुर से दिल्ली जाना आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सोच के जवाब देना। एक और बात मेरी आप सुनिए, जब भी मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं पहले आप सोचें, बिना सोचे समझे जवाब ना दें, क्योंकि पूरा पीएनसी जो है ना आपकी थिंकिंग जो है ना उसी पे डेवलप करता है। फटाफट जवाब देने का मतलब है आप फट्टा मार रहे हैं, बिना सोचे समझे रैंडम बात कर रहे हो। तो यहाँ तुक्के नहीं लगाने, बैठ करके आपको यहाँ पे खाली नोट्स नहीं बनाने, आपको अपना जो थॉट है ना उसको डेवलप करना है पीएनसी को लेकर के, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नया कंसेप्ट लेके आता है ना। तो आपको भी अपनी सोच को डेवलप करना है। तो देखो, कोटा से जयपुर जाने के कितने तरीके हो गए? K टू J, है ना। ये एक टास्क हो गया A। हम क्या लिखेंगे? 4 वेज, 4 वेज। फिर जयपुर टू दिल्ली जाने के कितने तरीके हो गए? 5 वेज। ये दूसरा टास्क हो गया 5 वेज। और आपको ना कोटा से दिल्ली जो है वो जयपुर के थ्रू जाना है। इसका मतलब कोटा से दिल्ली जाना जयपुर पे डिपेंड करता है, नहीं करता है? तो कोटा टू जयपुर जाना 4 तरीके, जयपुर से दिल्ली जाना 5 तरीके, यानी ये ए और बी टास्क है। और कोटा से दिल्ली जो कंप्लीट टास्क है वो सी टास्क है। तो सी टास्क 4 प्लस 5 आएगा या 4 इंटू 5 आएगा? अरे अभी मैंने क्या कहा, तुरंत तो जवाब देना ही नहीं, क्योंकि है ना कुछ तो बोल रहे हैं 4 प्लस 5, कुछ बोल रहे हैं 4 इंटू 5। और एक और बात मेरी आप सुनिए, और जरूरी भी नहीं है कि आप जवाब दो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चुपचाप बैठे रहें, समझने की कोशिश करें। और आप जो भी फॉर्मूला लगाते हैं ना, कल मैंने कहा था कि अगर आप एनसीआर यूज कर रहे हैं, आप 5C2 को 10 बोल रहे हैं, 6C2 को 15 बोल रहे हैं, 6C3 आपका 20 आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 20 तरीके हो कैसे रहे हैं। आप यदि 5 प्लस 4 हो रहे हैं तो 9 तरीके आप मुझे गिन के बताओ। और अगर आप 5 इंटू 4 बोल रहे हो यानी 20, तो 20 तरीके आप मुझे गिन के बताओ। अब देखो, यदि ये 9 तरीके हैं और मैंने आपको 10वां, 11वां, 12वां तरीका भी बता दिया, इसका मतलब 9 तो आंसर रॉन्ग है ना। हर एक चीज को हम फिजिकली समझें, ये फॉर्मूले से पीएनसी नहीं सीखी जाती। ओनली 3 सिंबल से आप पीएनसी सल्टा दोगे, फैक्टोरियल, एनसीआर, एनपीआर, जिसमें से एक तो मैंने डिलीट ही मार दिया था कि एनपीआर तो हम यूज करेंगे ही नहीं। तो 2 से पीएनसी, वो भी आईआईटी लेवल का। हाँ, तो सुनिए, कोटा से जयपुर जाना, मुझे बस से जाना है, तो मैं बस से चली। अब मैं यहां खड़ी हूं, अब मैं यहां खड़ी, बस से कितने तरीके से चली गई? 1। अब मेरे पास यहां से यहां जाने के 5 तरीके हैं।
5 गिन लिए आपने, स्कूटर से चली गई मैं 1, ये 5 हो गया। फिर ये कब था, जब मैंने बस यूज किया और उसके 5 तरीके में से एक। अब मैंने बस स्कूटर यूज किया फिर 5, फिर मैंने ट्रेन यूज किया फिर 5 तरीके, एयर और फिर 5, कितने 20। इसका मतलब ये कौन सा केस है, मल्टीप्लीकेशन 4 into 5, क्योंकि ये डिपेंडेंट केसेस है। टोटल 20 वेज। और आपको अब पीएनसी सीखना भी ऐसे ही है। इनमें क्या लगा, इनमें लगा एडिशन रूल, इनमें लगाया हमने एडिशन, इनमें भी क्या लगाया हमने, एडिशन रूल। और इन दोनों के अंदर क्या लगा दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा मूवी थिएटर है है ना, ये मेरे जब मतलब आप इसकी डायग्राम पे मत जाइए। और ये बहुत सारे गेट्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 एंड G8। और आप यहां खड़े हैं एंड यू वांट टू एंटर इनटू दिस हॉल। कितने तरीके हैं, टोटल कितने गेट्स हैं? अच्छा, इस रूम में कितने, इस रूम में कितने गेट नजर आते हैं आपको? 3, ये एक इधर भी है, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? तो ये 3 गेट हैं। कितने तरीके से आप बाहर जा सकते हैं? अरे ये दिमाग नहीं लगाना है कि मैडम उस पर लॉक लगा रखा है, इस पे से कैसे जाऊंगा, ये कभी खुलता नहीं है, ये सब दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना? इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है। कितने तरीके से जा सकते हो? आपने एडिशन रूल लगाया, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक गेट से इसी गेट को यूज करना है, ओनली दिस, तो कितना तरीका है? 1। उस वाले गेट को यूज करना है 1 और इस वाले गेट को यूज करना है 1। इन तीनों में एडिशन लगा रहे हो या मल्टीप्लिकेशन रूल? एडिशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, जो बच्चा यहां से निकलता है, जो बच्चा उधर से निकलता है, आपस में कोई कनेक्टिव केस नहीं है। सो व्हेन द टास्क आर द इंडिपेंडेंटली परफॉर्म, देन यू विल हैव यू हैव टू यूज एडिशन रूल। और डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे आप, राइट? ठीक है, तो इस यहां खड़े हैं आउटसाइड दिस हॉल, और अगर आपको अंदर एंटर करना है तो 8 तरीके हैं। अब क्वेश्चन इज कि इन मूवी हॉल देयर विल बी 8 गेट्स। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर इनटू दिस हॉल? सो 8 वेज। And if a person, in how many ways a person enter into hall and comes out by using the different gate? उसको अब बाहर भी आना है, लेकिन उसको वही गेट यूज नहीं करना है जो उसने पहले यूज किया था। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a person enter into hall। तो आपको समझ में आ गया कितना तरीका हो गया? 8 वेज। 8 वेज मतलब G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G8। ऐसे नहीं कि 8 चिपका दिया, आपके दिमाग में आना चाहिए इस तरह से ये 8 तरीके हैं, और एक तरीका इसका, एक तरीका इसका, एक तरीका इसका। तो आप क्या लगा रहे हैं यहाँ? एडिशन रूल। ये आपने क्या यूज किया? एडिशन। ये प्रिंसिपल आपने यूज किया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन एंटर एंड कम्स आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। अच्छा, एक आदमी 2 गेट से थोड़ा ना निकलेगा। तो अब 2 टास्क हैं। क्या 2 टास्क हैं? एंटर होना और वापस बाहर आना। यानी जो सी टास्क है वो किस पे डिपेंड करता है? ए और बी पे। सिर्फ एंटर होने से काम चल जाएगा या वापस उसको बाहर भी आना है? तो एंटर होने का जो ए वेज है, ए जो एक टास्क है, ये एक जॉब है एंटर होना। इसके कितने तरीके हैं? 8 वेज। और बी क्या है? बाहर आना, ये दूसरा टास्क है। इसकी कितने तरीके हैं? 7 वेज।
क्योंकि जो गेट उसने एंटर होने में यूज किया उसको वापस एग्जिट होने में नहीं यूज करना है। देन द टोटल वेज टू एंटर एंड कम्स आउट, अंदर जाकर के वापस बाहर आने के टोटल तरीके ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। मुझे आंसर नहीं चाहिए, जिसको समझ में आ गया वही आंसर बोलेंगे। पीएनसी में आप जितना साइलेंट रहेंगे उतना आपको समझ में आएगा, है ना। उफन उफन के नहीं गिरना है कि जो चाहे आपने लगा दिया। अब मैं आपसे कह रही हूं कि आप ना इनको ऐड करेंगे तो 15 आएगा और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। अच्छा, अब आप गिनते हैं सैंपल स्पेस। एंटर होने का एक तरीका जीवन है ना, जीवन तरीके से आप एंटर हो गए। तो एग्जिट होने के लिए G2, G3, G4 अप टू G8 यानी 7 तरीके। एक काम तो ये हो गया, सेकंड एडिशन रूल। अब आप एंटर हो गए G2 से एक तरीके, तो बाहर आने का G1, G3 अप टू G8 कितने तरीके हो गए? 7। फिर आप G3 से एंटर हो गए एक तरीके से, बाहर आने का G1, G2 अप टू G8 7। इस तरह से आप फाइनली G8 से एंटर हो गए और बाहर आने का G1, G2 अप टू कितना? G7। तो 8 और ये 7 टाइम्स, तो 8 इंटू 7 आप नहीं भी करेंगे तो भी वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये काम हम डेली करते हैं। किसी रूम के अंदर जाना और बाहर निकलना आप दिन भर में करते ही हो ना। बोलो, मैंने तो आपको पीएनसी नहीं सिखाई थी, आपने सीखे बिना ही बोल दिया कि कोटा से जयपुर जाने के 4 तरीके हैं। क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल है, जो हम बचपन से कर रहे हैं, वो तो नेचुरली हमारे मुंह से निकलना ही निकलना है। कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ बोले कि नहीं मैडम कोटा से जयपुर जाने का एक ही तरीका है, तो माने हम। सो नेचुरल प्रोसीजर एंड दीज आर द डेली एप्लीकेशंस पार्ट है, ये हम डेली रूटीन में करते हैं। तो कितने तरीके हो गए? 56। अब ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि एक टास्क क्या था? अंदर जाना, एंड द सेकेंड टास्क कम्स आउट, बाहर आना। और आपका जॉब कब कंप्लीट होता है? जब आप अंदर जाकर के वापस बाहर आ जाते हैं, है ना। लेकिन आप इस गेट से जाते हैं, इससे जाते हैं, इससे जाते हैं, ये आपस में क्या इंडिपेंडेंट। जैसे आप एक मूवी हॉल में एंटर करते हैं, 4 लोग अपनी फैमिली की जो वाले हैं वो एक रूम से एंटर हो रहे हैं, एक गेट से एंटर हो रहे हैं। दूसरी फैमिली दूसरी गेट से एंटर हो रही है, थर्ड फैमिली या जो 2 दोस्त हैं वो तीसरे गेट से। क्या आपस में कोई कनेक्टिविटी है? आपका काम रुक जाता है उनके एंटर होने से, एग्जिट होने से? नहीं, ये इंडिपेंडेंट केसेस हैं। सो इन द इंडिपेंडेंट केसेस वी हैव टू एडिशन, एंड इन द डिपेंडेंट केसेस हमें फाइनल टास्क, फाइनल वेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द 2 प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग्स, है ना, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं? जब आपके पास डिपेंडेंट केसेस होते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इंडिपेंडेंट केसेस होते हैं तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुझे 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 प्लेसेस है, तो इनमें मुझे डिजिट डालने के तरीके निकालने हैं। दिस इज कॉल्ड द यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000। यहां पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपने यहां 0 डाला तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। नाउ आपको ये 4 डिजिट नंबर जो है, ये 4 डिजिट का जो नंबर, 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड करना है, फॉर्म करना है बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। अभी हम लोग ना नंबर बनाना नहीं सीख रहे हैं, हमको तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। तो इनको भरना है मुझे, इनको यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटेशन। एक डिजिट एक ही बार आना चाहिए, नो रिपीटेशन, ठीक है। तो सुनिए, इसको भरने के कितने तरीके? 5। इसको भरने के 4, इसको 3 2, है ना, इस तरह से। अच्छा, अब क्या है? जैसे मान लो मैं चाहती हूं मैं बस इसी को फिल करूं, इन दोनों को फिल नहीं करूं, तो नंबर बनेगा। मैं यूनिट प्लेस पे नंबर डालूं, बाकी 3 जगह डब्बे डब्बे सजा दो, तो 4 डिजिट नंबर आएगा। ऐसा कभी आपने देखा है कि यहाँ पे 4 डला है और यहाँ डॉट डॉट डॉट, और आपने बोल दिया कि ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर कब बनता है? जब आप ये चारों प्लेसेस फिल करेंगे। तो हर एक नंबर को भरने के तरीके आपस में डिपेंडेंट है या नहीं? तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या एडिशन लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो उसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4, 3 और 2। कितना हो गया ये? 120।
इतने वेज हो गए। इतने वेज से हम इन 5 डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। एडिशन नहीं लगेगा इनमें, क्योंकि जब तक आपने इसको फिक्स करके रखा, ये 3 अपने तरीके से अरेंज होते रहेंगे। जब तक आपने इस सेकंड वाले को कांस्टेंट रखा, ये 3 अपने आप 1 2 3 अपने आप में एडजस्ट होते रहेंगे। ये कब तक बैठा रहेगा? जब तक ये नए नए नंबर्स बनाते रहेंगे। फिर जब उसका टास्क खत्म हो गया, ये जैसे आप सुनिए, एक कॉइन को थ्रो करने पर, एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन पे क्या आता है? हेड, और क्या आता है? टेल। अब एक सिक्के को उछाल देने पर 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। डिफरेंट कॉइन है ये, नहीं एक सिक्के को उछालने पे 2 बनते हैं, 2 ले लेते हैं हम, 2 सिक्के, क्योंकि एक को उछालने पे 2 बहुत सिंपल बनता है, या तो हेड या टेल, 2 ही बन गए तो आपने फटाफट काउंट कर ली। अब 2 को उछालने पर 4 केसेस कैसे बनते हैं? देखो 2 प्लेसेस आएंगी। जब एक सिक्का उछलेगा, एक कॉइन को जब आपने उछाला तो 2 केसेस, या तो हेड या फिर टेल, क्योंकि एक ही प्लेस है। इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए, 2 वेज। अब या तो यहां हेड, यहां पे भी हेड, है ना? कितने तरीके हो गए? एक ही 1 हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, और फिर हो गया टेल टेल। तो टोटल कितने हो गए? 4 वेज, 4 वेज हो गए। अब ऐड क्यों किया? ऐड किया ना मैंने, मल्टीप्लाई तो नहीं किया, क्योंकि ये एक वे है, ये दूसरा वे है, तीसरा है, चौथा है, तो मैंने 1 into 1 into 1 into 1 कर दी मैं, तो फिर क्या बनता? 1। एक ही तरीका आना था। आपने क्या किया? 1 + 1 + 1, क्योंकि क्या ये और ये आपस में डिपेंड करता है? नहीं। जब आपने 2 सिक्के को उछाल दिया तो आपने देखा नीचे आ रहा है H और T। अब आपने क्या करना है? फिर पहले आ रहा है HH, फिर एक बार उछाल देना है, तो फिर कितना आया? HT। तो जो पहले मतलब आपने फर्स्ट ट्रायल में जो 2 सिक्के आपने उछाले, उसमें आ रहा है HH, इस तरह का डिस्प्ले हो गया, वो काम खत्म। अब जब आप दूसरी बार उछाल रहे हैं, तो जो पहले वाला में थ्रो किया था, आपने टॉस किया था, और अब दूसरी बार आप 2 सिक्के उछाल रहे, क्या आपस में डिपेंडेंट है? चलो 2 का भी मत लो, आप एक सिक्का ले लो। एक सिक्का मैंने उछाल दिया, कितना आया? हेड। अब मैं उसको दोबारा उछालूं, तो इसका पहले वाले से कोई कनेक्टिविटी है क्या? जैसे आप मैचेस करवाते हैं, सपोज आप क्रिकेट मैच कराते हो और उसमें आपका फील्डिंग और बैटिंग जो भी चॉइस के लिए आप टॉस करते हैं, तो उसमें उसने लास्ट टाइम अभी 18 में जो टॉस करना है और 17 में जो टॉस किया था, उसकी कोई डिटेल्स निकाली जाती है? या 2000 में आपने टॉस किए थे 15 बार, तो उसकी डिटेल कुछ उससे कनेक्टिव है? नहीं। तो आपस में कैसे केसेस हैं? इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने क्या कर देना है? ये आपस में कैसे केसेस थे, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर जाने के कैसे केसेस हैं? इंडिपेंडेंट, इसलिए 8 तरीके हैं। बाहर आने के कैसे केसेस हैं? इंडिपेंडेंट, इसलिए 7 तरीके हैं। और दोनों आपस में कैसे केसेस है? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जिस गेट से आप एंटर कर रहे हो उससे वापस आ ही नहीं रहे। कोटा से जयपुर जाने के 4 तरीके हैं, एडिशन रूल। यहाँ के 5 तरीके हैं, एडिशन रूल, इंडिपेंडेंट है। लेकिन कोटा टू जयपुर एंड जयपुर टू दिल्ली जाने के कनेक्टिव हैं, डिपेंडेंट हैं, इसलिए 5 into 4 मल्टीप्लीकेशन ये है। तो अब इनमें उलझना नहीं है आपको, ये अपने आप प्रैक्टिस करते करते नेचुरली जो है आपके दिमाग से निकलने लगेगा। क्लियर है? सो देखिए, if we toss a coin there will be 2 cases, head और tail। एक सिक्के को उछालने पर tossing a coin there will be 2 cases, head और tail। tossing 2 different coins together, देखो जब आप 2 सिक्के उछाल रहे हैं, 2 coins उछाल रहे हैं, तो एक प्लेस फर्स्ट वाले कॉइन के लिए एंड द सेकंड प्लेस फॉर द सेकंड कॉइन। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 2, हेड एंड टेल। इसको भरने के कितने तरीके? 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं ना, एक साथ उछाल रहे हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन तो आपस में अरेंज होंगे ना। तो ये 2 और 2 एडिशन, और ये जो बीच में इनटू लगा करके आप 4 केसेस शो कर रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन रूल। सो 2 कॉइन्स को उछालने पर टोटल वेज 2 raised to 2 यानी 4। इफ यू टॉसिंग 3 डिफरेंट कॉइन्स, 3 डिफरेंट कॉइन्स आपने उछाल दिए, डिफरेंट कॉइन्स, राइट। सो 3 प्लेसेस बनेंगे, इनको भरने के 2
इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 वेज, टोटल कितने हो गए 8 वेज। और मैं जो भी बोलूंगी उसको काउंट करके भी बताऊंगी। इसको फिक्स रखिए एच पे, एच 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 टी टी एच टी टी, ये तब तक बैठा रहेगा जब तक ये बाकी के 2 अरेंज होते रहेंगे। मैंने भी तो ये कहा कि यहाँ पे ये नंबर तब तक बैठा रहेगा जब तक ये रिमेनिंग 3 आपस में क्या होते रहेंगे, अरेंज। नाउ अब क्या आएगा, यहाँ पे टी डाल दो, फिर एच एच टी एच एच टी टी टी, है ना, टी टी टी, तो कितने हो गए 8 वेज। एंड इफ यू टॉसिंग एंड डिफरेंट कॉइन्स, and different coins, there will be total sample space 2 raised to n, है ना, क्योंकि कितने प्लेसेस हो गए, n प्लेसेस। इस प्लेस को भरने के 2 तरीके, इसको भी 2 वेज, इसको भी 2 वेज, इसको भी 2 वेज। हाउ मेनी वेज, 2 raised to n। एक डाय को फेंकने पर, पासा फेंकने पर कितने सैंपल स्पेस, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 डाई को फेंकने पर 6 इंटू 6 स्क्वायर 36, और मैं आपको 36 सैंपल स्पेस शो करके बता सकती हूं, है ना। चलिए नोट डाउन।